Hello students, myself Sufyan Ahmad and I am going to teach you energy and environment. Our today's topic is energy and environment students. लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ कोल्स के बारे में, कोल्स कैसे तैयार होता है, कोल्स के बारे में पढ़े थे और साथ ही साथ पेट्रोलियम जो होता है उसको किस तरह से रिफाइन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़े थे और कुछ नेचुरल गैसेस थी, मीथेन, सीएनजी वगैरह, उसके बारे में अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर में पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पर जो है अपन पढ़ने वाले हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। एनर्जी और उस एनर्जी का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, वो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो बेल आइकन आता है उसको भी आप प्रेस कर ले। ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी जो है, एनर्जी कंजम्पशन ऑफ मॉडर्न मैन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मॉडर्न मैन यानी कि आज के नए जमाने के अंदर में जो एनर्जी है वो दिन बर दिन एनर्जी का जो यूज है, जो कंजम्पशन है, वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, बढ़ते जा रहा है। हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, दिन बर दिन रोज उसको क्या करते जा रहे हैं, एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करते जा रहे हैं और आगे भी जैसे जैसे ये जमाना और आगे ये दौर और साइंस का जो दौर है, मॉडर्न जो जमाना है ये, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो और वहाँ पर उसका एनर्जी का जो कंजम्पशन है और तेजी से बढ़ते जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब द बेसिक कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन एनर्जी कंजम्पशन इंक्लूड, अब ये जो कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी का, क्यों बढ़ रहा है, उसका पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स उसके बारे में। तो पहला पॉइंट ये है कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज जो रहती है दिन बर दिन क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। हमारे इंडिया के अंदर में खास तौर से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिन बर दिन वहाँ पर उसका इंक्रीजमेंट हो रहा है। एंड अब इंडस्ट्रीज क्या जो है इंक्रीज हो रहा है, तो अब वहाँ पर इंडस्ट्री है, उसमें काम वगैरह करने के लिए, वो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है। इसके लिए क्या हो रहा है, एनर्जी वहाँ पर बहुत ज्यादा लग रही है इंडस्ट्रीज के अंदर में। तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ एनर्जी जो है, एनवायरनमेंट, वो भी क्या हो रहा है वहाँ पर, इससे इसके ऊपर में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लग्जरी आइटम्स एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। तो जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं, जैसे ये महंगाई हो गई है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग दिन ब दिन जो है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो और साथ में इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और साथ ही में थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर में जो यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे पुराने जमाने में वहाँ पर किया जाता है बैल जोड़ी की मदद से वहाँ पर खेत को प्लाफिंग किया जाता था और हमारे जो मजदूर लोग थे वहाँ पर वो हाथों से क्या करते थे, उसको फसल वगैरह काटते थे, उसकी थ्रेशिंग करते थे। लेकिन अब मॉडर्न जमाना आ गया है तो वहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स टू प्लॉ फील्ड, है ना, खेतों को प्लफिंग करने के लिए क्या किया जा रहा है, वहाँ पर ट्रैक्टर्स का यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ थ्रेशर जो है, थ्रेशर मशीन जो क्या करती है, ग्रेन्स, अनाज वगैरह को निकालती है, तो उसका यूज किया जा रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है वहाँ पर, एक तरह का इसके ऊपर में एनर्जी एनवायरनमेंट का एक अफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। नंबर 4 पॉइंट्स क्या हुआ है कि यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम लोग किसान लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर में। ये सारी चीजें क्या होती है, तैयार होती है वहाँ पर। नंबर 5 और लास्ट पॉइंट इसका यह है कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स इन कोल्ड स्टोरेज। जो फूड तैयार हो जाता है
उसको फिर स्टोरेज किया जाता है वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के अंदर, यानी कि एसी वगैरह के अंदर में वहाँ पर उसको स्टोर किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दिन ब दिन इन ये सारी जो चीजें हैं इनकी जो डिमांड है क्या हो जा रही है, यहाँ पर बढ़ते जा रही है। इसके लिए क्या हो रहा है, फिर वहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन भी क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है वहाँ पर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये है यहाँ पर एनर्जी और एनवायरनमेंट किस तरह से एक दूसरे के ऊपर में यहाँ पर एक साथ में अफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर में हमने यहाँ पर अभी ये 5 पॉइंट्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज ऑल 5 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का हार्मफुल इफेक्ट हम लोगों को अभी पढ़ना है, यानी कि इसके क्या नुकसानात होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के। तो इसका पहला जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जो एटमॉस्फेयर में आज के इस मॉडर्न जमाने में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है परसेंटेज बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। यहाँ पर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादातर जो है व्हीकल्स वगैरह का यूज हो रहा है और प्लांट्स वगैरह डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, प्लांट्स की कटिंग की जा रही है। तो अब प्लांट्स का काम क्या था कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में होती है उसको वो एब्जॉर्ब करके ट्रैप करके उसका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो वो प्लांट्स अब कट होते जा रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एटमॉस्फेयर में ही घूम रहे हैं, जो कि एक हार्मफुल गैस है। और साथ ही साथ फिर अब पॉल्यूशन को खराब कर रही है वहाँ पर, वो एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, माहौल को हमारे क्या कर रही है, वो खराब कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो हार्मफुल है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाइट्रिक एसिड और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर में ये गैस वहाँ से रिलीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की। तो ये जो तीनों है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर होती है हमारे अर्थ के सराउंडिंग के ऊपर में, हमारे अर्थ के लेयर जो रहती है एटमॉस्फेयर, वहाँ पर ओजोन गैस होती है। आपने देखी है ज्योग्राफी के अंदर में उसके लेयर्स वगैरह। तो वहाँ पर ये क्या कर रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और दूसरी ऐसी चीजें जैसे कि साइंटिस्ट लोग रॉकेट्स वगैरह छोड़ रहे हैं अपने स्पेस वगैरह में। तो वो क्या कर रही है, जो ओजोन लेयर होती है वहाँ पर हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, उसको डिप्लेशन यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इसके कारण से क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारे अर्थ का, हमारी धरती का दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब आप लोग देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो क्या कारण है, तो ये कारण है उसका कि क्यों इस तरह से हमारी धरती का दिन ब दिन क्या हो रहा है, अपने टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर the oil spills during their transportation through the sea route creates water pollution। जो ऑयल स्पिल्स यानी कि ऑयल जो है, अब सी रूट समुद्री रास्ते से अब ऑयल वगैरह का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर आप रिफाइनिंग कर रहे हैं वहाँ पर ऑयल अपने इसमें से पेट्रोल वगैरह की पानी के अंदर से। तो कभी कभी क्या हो जाता है, वहाँ पर लीकेज हो जाता है उसके अंदर में। तो वो लीकेज हो जा रहा है ट्रांसपोर्ट करते टाइम पर या फिर रिफाइन करते टाइम पर। तो वो ऑयल जो है वो कहाँ मिक्स हो जा रहा है, पानी के अंदर में, जिससे पानी क्या हो रहा है वहाँ पर प्रदूषित हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो जा रहा है वहाँ पर, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं फिश वगैरह, तो उनकी जिंदगी उससे क्या हो जा रही है, हार्मफुल हो जा रही है। वहाँ पर उनका सांस लेना, वहाँ जीवित रहना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज क्वाइट सेफ, बट एनी लीकेज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दीज प्लांट्स कैन बी डिजास्टर्स। उसी तरह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है स्टूडेंट्स, तो वो सेफ तो है ही, लेकिन बाय चांस अगर वहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लीकेज हो जाता है रेडिएशंस वगैरह की, तो वो बहुत ही डेंजरस रेडिएशन होती है और बहुत ही खतरनाक रेडिएशंस होती है वहाँ पर वो। तो इसलिए बोले क्या, यहाँ पर लीकेज ऑफ रेडिएशन हो रहा है प्लांट से, तो वो क्या हो सकता है, कैन बी डिजास्टरस, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और थर्ड और लास्ट हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पर जो है फॉसिल फ्यूल्स का ये है कि फॉसिल फ्यूल्स कंटेन सम कंपाउंड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर में सिर्फ कार्बन ही वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा,
उसके अलावा बहुत सारे दूसरे कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, सल्फर है, नाइट्रोजन है। ओके, विच ऑन बर्निंग रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। जब आप उसको बर्न कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि अब सल्फर है तो ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होगा, क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है सल्फर का, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह नाइट्रोजन रहता है तो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड फॉर्म बनाता है, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया है एक तरह से। तो ये बनाते हैं वहां पर फॉसिल फ्यूल्स। दे पॉइजनस, और ये दोनों भी चीजें, ये सारी चीजें कैसी होती है, पॉइजनस होती है, हार्मफुल होती है और कोरोसिव होती है। ड्यूरिंग द रेन दे गेट मिक्स्ड अप विद रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन। जब बारिश के दिनों के अंदर में अगर ये फॉसिल फ्यूल्स को आप बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये जो कंपाउंड होते हैं इसमें सल्फर और नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं वो नाइट्रोजन और सल्फर के मेटल के, और ये पॉइजनस होते हैं। जब बारिश होती है तो ये दोनों चीजें जो है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये क्या करते हैं, बारिश के पानी के साथ में मिक्स होते हैं और उसको एसिड कर देते हैं पानी को, जिसको अपन बोलते हैं एसिड रेन, उसको एसिड इन नेचर कर देते हैं। तो अब वो एसिड, अब बारिश का जो पानी है उसमें ये एसिड मिक्स हो गया तो वो एसिड रेन हो गई। एसिड रेन फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट। अब ये एसिड वाली रेन हो गई, एसिड हो गया उसके अंदर में, तो जब ये बारिश के पानी के थ्रू जमीन पर आ रहा है तो प्लांट्स के ऊपर में इसका इफेक्ट होगा, प्लांट्स हमारे खराब हो जाएंगे वहां पर, एनिमल्स के ऊपर में भी उसका इफेक्ट होगा, बिल्डिंग्स वगैरह पर उसका इफेक्ट होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन पर क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये है यहाँ पर हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट, और ये हार्मफुल इफेक्ट इस तरह से अपने 3 पॉइंट्स के थ्रू से यहाँ पर ये समझे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि अभी अपन ने हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स देखे हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी का कंजर्वेशन करना चाहिए, यानी कि एनर्जी जो है उसका यूज हमें एहतियात से, जिसको अपन बोलते हैं केयरफुली यूज करना चाहिए। अगर आपने इसका केयरफुली यूज नहीं किया तो ये तो सारा हार्मफुल इफेक्ट जो हो रहे हैं उससे वो तो होंगे ही, और हमारे जो फ्यूचर यूज में जो होगा एनर्जी वहां पर, वो क्या होगा, उसका बहुत ही एक बैड इफेक्ट वहां पर पड़ेगा। तो इसके लिए अब एनर्जी को हमें कंजर्वेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर, एनर्जी के अंदर सबसे पहले पहला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, क्या, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमारे हम लोग घर में यूज है, जैसे कि यूज करते हैं, लाइट है, फैंस, कूलर, इलेक्ट्रिक हीटर्स, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। तो इनका हमें क्या करना चाहिए, शुड बी यूज ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें उसकी जरूरत है, उसकी हमें आवश्यकता है, तो हमें उसी वक्त इसका यूज करना चाहिए। अब जैसे दिन में है, दिन के टाइम में जैसे कि अब घर में उजाला वगैरह रहा तो अब वहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे घरों के अंदर में, बहुत सारे घर के अंदर में लोग क्या करते हैं, लाइट शुरू रखते हैं, तो ये जरूरत तो नहीं है फिर भी उसका यूज कर रहे हैं वहाँ पे। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हम लोग जरूरत नहीं होती है फिर भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि अब सर्दी का टाइम है अगर, तो फैन की जरूरत नहीं होती है, तो फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फैन शुरू करके रखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वहाँ पर वेस्ट हो रहा है, एनर्जी का वेस्ट हो रहा है। वहाँ पर हमें एनर्जी को कंजर्व करना है, ना कि वेस्ट करना है स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो और उसी तरह उसी तरह कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कमरे के अंदर में, रूम के घर में कमरे में कोई नहीं, लेकिन फैन शुरू रहता है, तो खाली वहाँ पर फैन ही शुरू रहता है, उसके नीचे कोई नहीं। तो ये भी एक तरह का क्या है, एनर्जी को वेस्ट करने का प्रोसेस है यहाँ पर। ये क्या एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, फैन जो है वो घूम रहा है, एनर्जी सारी वहाँ पर क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या है, यूज द रिक्वायर्ड फ्लेम व्हेन कुकिंग और हीटिंग। जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करने के लिए जो हम लोग घर में रसोई में जो यूज करते हैं गैस वगैरह, तो जितनी वहाँ पर फ्लेम हमारे को उसकी जरूरत होती है उतनी ही उसका यूज करना है, ऐसा ज्यादा का यूज उसका नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि आप लोगों को, यानी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए ट्रेवलिंग के लिए। अगर कहीं भी जाना है तो जितना मुमकिन हो सके एज मच एज पॉसिबल प्राइवेट, यानी कि सेपरेट जो ट्रांसपोर्ट होता है प्राइवेट, यानी कि आप खुद अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट कर अपने जा रहे हैं, कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, या फिर और कार वगैरह से जा रहे हैं कहीं पे,
तो वो कार और मोटरसाइकिल का यूज ना करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यानी कि बस हो गई, ट्रेन है, तो इसका यूज करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो एनर्जी का कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो सके। उसी तरह नंबर 4 पॉइंट यहाँ पर ये है कि यूजिंग प्रॉपर कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, जो कुकिंग यूटेंसिल आते हैं, कुकिंग हमारे जो हमारे घर की जो फीमेल्स होती है, जो मम्मी होती है हमारे यहाँ घर की, हमारी बहनें, हमारे घर की लेडीज जो कुकिंग यूटेंसिल्स का यूज करके खाना वगैरह बनाती है, तो वो उसका कुकिंग यूटेंसिल का यूजेज जो है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर्स है, माइक्रोवेव्स विद ग्रिल्स एक्सेट्रा फॉर कुकिंग, उस तरह से उसका क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर और अच्छे से यूज करना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट है यूजिंग स्मोकलेस चूल्हास व्हेन यूजिंग फायरवुड कूल एक्सेट्रा फॉर कुकिंग। स्मोकलेस चूल्हा का यूज करना चाहिए, जैसे कि अभी जो पहले पुराने जमाने में क्या करते थे, गैस वगैरह तो नहीं थी, तो वहाँ पर चूल्हा का यूज किया जाता था, उसमें लकड़ी वगैरह जलाई जाती थी, बहुत सारा धुआं निकलता था, उसमें से लकड़ी बर्न हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह निकल रही है वहाँ से। लेकिन अब गैसेस वगैरह आ गई है और इलेक्ट्रिक पर चलने वाली सिगड़ी आ गई है वहाँ पर, जिससे स्मोक तो नहीं निकलता, उसको स्मोकलेस चूल्हा बोलेंगे, तो उसका यूज करना चाहिए। ठीक है ना। तो उसी तरह नंबर 6 जो है रिड्यूसिंग द कुकिंग टाइम बाय फर्मेंटिंग और सोकिंग द फूड बिफोर कुकिंग। तो जो रिड्यूस कुकिंग टाइम होता है, जैसे कि आप खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, जैसे 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा लग जाता है। ठीक है ना, तो वो जो अब जितना टाइम लगेगा खाना खाने के लिए उतनी एनर्जी वहाँ पर क्या होंगी, वेस्ट होंगी। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना है, जो कुकिंग टाइम है उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। कैसे, बाय फर्मेंटिंग और सोकिंग द फूड बिफोर कुकिंग, कुकिंग करने से पहले फूड को सोक करना। तो इस तरह से आप एनर्जी को यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जो वीडियो है उसका लास्ट टॉपिक जो अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को यहाँ पर पसंद आया है तो प्लीज इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।